नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। हम लोग समसामयिक की करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे और उसके अंतर्गत नवंबर माह की क्रॉनिकल को पढ़ रहे थे, जिसका आज का जो टॉपिक है वह है योजना एवं कार्यक्रम। आपको बता दूं, योजना एवं कार्यक्रम एक ऐसा टॉपिक है जहां से सभी एग्जाम में प्रश्न निकल कर आते रहते हैं। सीधे बात करेंगे पीएम श्री स्कूल के बारे में। उससे पहले एक और बात कहना चाहेंगे, जो भी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, चैनल पे पहली बार आए हो, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, वीडियो को पूरा देखें, पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपका कोई घाटा भी नहीं है। सीधे बात करेंगे हम लोग पीएम श्री स्कूल के बारे में। 5 सितंबर 2022 को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया नामक एक नई पहल की घोषणा की। 14,500 से अधिक स्कूलों के उन्नयन और विकास के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना है। यह पीएम श्री स्कूल योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सभी घटकों का प्रदर्शन करेंगे, अनुकरणीय स्कूलों के रूप में कार्य करेंगे और अपने आसपास के अन्य स्कूलों को मेंटरशिप भी प्रदान करेंगे। तो पीएम श्री स्कूल के बारे में थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे, कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। इतना पूछा जा सकता है कितने स्कूल ऐसे बनेंगे? 14,500। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस सब जानते हैं 5 सितंबर को। आगे बात करेंगे प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, बहुत महत्वपूर्ण है यह आगामी सभी परीक्षाओं के लिए। तो 9 सितंबर 2022 को भारत की राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का लक्ष्य है 2025 तक भारत से टीबी को समाप्त करना। पहला क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि कब तक भारत का लक्ष्य टीबी को समाप्त करना है? तो भारत ने अपना लक्ष्य रखा है 2025 तक। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से निकल के आएगा, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के अनुसार सभी राष्ट्रों ने वर्ष 2030 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि सभी राष्ट्रों के लिए कब तक है? 2030 तक, लेकिन भारत ने अपना लक्ष्य 2025 तक रखा, याद रखेंगे। तीसरा प्रश्न यहाँ से बन सकता है, निश्चय 2.0 पोर्टल किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निश्चय 2.0 पहल की भी शुरुआत की। निश्चय एक पोर्टल है जो टीबी उपचार से गुजरने वालों को विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। तो 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे इसको। iSTEAM की एक पहल शिक्षक दिवस के अवसर पर भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग सुविधाओं के मानचित्र iSTEM में वैज्ञानिक प्रवृत्ति वाली महिलाओं के प्रयासों को मजबूत करने के लिए एक पहल शुरू की गई। यह इंजीनियरिंग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महिलाओं का समर्थन करने के लिए एक विशेष पहल है। यह पहल सबको समान अवसर के विचार को मजबूत करती है। जनवरी 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा iSTEAM पोर्टल लॉन्च किया गया था। तो iSTEAM पोर्टल किससे संबंधित है, यह भी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो यह पोर्टल महिलाओं को अपने कौशल को बढ़ाने के अधिक अवसर मिलेंगे इस पोर्टल द्वारा। तो इस पोर्टल के बारे में याद रखेंगे, iSTEAM महिलाओं से संबंधित है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से संबंधित है। आगे बात करेंगे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है जहां से प्रश्न हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं। सीधे बात करेंगे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसमें क्या हुआ है कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, सिर्फ यह योजना महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 सितंबर 2020 को बिहार सहित देश के 21 राज्यों में 20,500 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किया। इस आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत वित्त वर्ष 2020-21 से वर्ष 2024-25 तक 5 वर्ष की अवधि के दौरान सभी राज्यों संघ शासित प्रदेशों में कार्यान्वित किया जाएगा। तो याद रखेंगे 20,500 करोड़ से है, 10 सितंबर 2020 को घोषित, और इसका जो टेन्योर है वह है 2020-21 से 2024-25 तक 5 वर्ष के लिए। तो यही है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इस योजना में मुख्य रूप से रोजगार सृजन गतिविधियों जैसे समुद्री शैवाल और सजावटी मछली के पालन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। आगे बात करेंगे जैविक बीज फार्म। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं कौन? नरेंद्र सिंह तोमर ने मध्य प्रदेश के मुरैना में राष्ट्रीय बीज निगम के जैविक बीज फार्म का शिलान्यास किया है।
एमपीपीसीएस के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बाकी किसी भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तो यह इसको देख लेंगे। जैविक बीज फार्म कहाँ खुला है? मध्य प्रदेश के मुरैना में राष्ट्रीय बीज निगम के जैविक बीज फार्म का शिलान्यास हुआ है। किसने किया है? केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? ये भी ध्यान रखे रहेंगे, महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट होता है केंद्र सरकार में, तो नरेंद्र सिंह तोमर। आगे बात करेंगे राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना हुई थी मार्च 1963 में। राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना हुई थी मार्च 1963 में। आरोग्य मंथन कार्यक्रम, सब ऐसा बकवास, ऐसे 36 कार्यक्रम चलते रहते हैं। अब हम बात करेंगे इसी के अंतर्गत आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। यह योजना एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और विश्व की सबसे बड़ी योजना है हेल्थ केयर सेक्टर की। तो 25 सितंबर 2018 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की गई थी। बहुत सभी लोगों ने बार बार इसको पढ़ा है, सब ने इसको याद करके रखा हुआ है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं, 2021 पीसीएस में भी आया हुआ था। तो इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा लाभार्थियों को प्रदान किया जाता है। लेकिन यहाँ पे पूरी बात नहीं लिखी हुई है। पूरी बात यह है कि प्रति व्यक्ति नहीं है, प्रति परिवार 5 लाख तक का यह स्वास्थ्य बीमा है। केवल पश्चिम बंगाल, दिल्ली एवं ओडिशा में इस योजना का संचालन नहीं किया गया है। आगे बात करेंगे कृषि स्टार्टअप भूमिका पर राष्ट्रीय कार्यशाला। 22 सितंबर 2022 को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन बोर्ड ने राष्ट्रीय बीज अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र वाराणसी, उत्तर प्रदेश के सहयोग से वाराणसी में हनी वैल्यू चेन में कृषि स्टार्टअप की भूमिका पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है वह यह है कि राष्ट्रीय बीज अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है, तो यह वाराणसी में स्थित है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ से है कि राष्ट्रीय बीज अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है, तो यह वाराणसी में स्थित है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, ऐसे 36 कार्यक्रम बकवास चलते रहते हैं। बात करेंगे हम लोग प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई मंत्रालय की एक प्रमुख योजना है, जिसे सितंबर 2008 में खादी और ग्राम उद्योग आयोग केवीआईसी द्वारा कार्यान्वित तत्कालीन ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम आरईजीपी और जिला उद्योग केंद्र द्वारा लागू प्रधानमंत्री रोजगार योजना पीएमआरवाई को मिलाकर शुरू किया गया था। तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 2008 में केवीआईसी द्वारा शुरू किया गया था एमएसएमई के तहत। आगे बात करेंगे जागृति कार्यक्रम। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने कक्षा 1 से 5वीं कक्षा के छात्रों के लिए रामकृष्ण मिशन के जागृति कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तो जागृति कार्यक्रम किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है, रामकृष्ण मिशन द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे बात करें कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर समसामयिकी के बारे में। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा 2 दिवसीय संवेदीकरण कार्यशाला कहाँ आयोजित किया गया? तो यह किया गया है इंदौर, मध्य प्रदेश में। देख लेंगे, इसको महत्वपूर्ण हो सकता है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा एनसीसी कैडेटों के साथ बातचीत और नशीली दवाओं से दुरुपयोग के खिलाफ किसका आयोजन किया गया? सामूहिक प्रतिज्ञा। सामूहिक प्रतिज्ञा किससे संबंधित है? एनसीसी कैडेटों से संबंधित है और नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ और सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है सामूहिक प्रतिज्ञा। पूछा जा सकता है, ऐसे कुछ यूनिक वर्ड पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, तो ध्यान दे लेंगे एक बार। सामूहिक प्रतिज्ञा। एग्री बाजार किसान सफलता कार्ड। एग्री बाजार किसान सफलता कार्ड निजी क्षेत्र की इलेक्ट्रॉनिक कृषि मंडी एग्री बाजार द्वारा एग्री बाजार किसान सफल कार्ड लॉन्च किया गया। तो निजी क्षेत्र की इलेक्ट्रॉनिक कृषि मंडी है एग्री बाजार, इसी के द्वारा एग्री बाजार किसान सफल कार्ड लॉन्च किया गया है। थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे, कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं। आगे बात करें बैंक ऑन व्हील। बैंक का अनावरण गुजरात अंकलेश्वर एचडीएफसी बैंक ने गुजरात में अपनी अत्याधुनिक बैंक ऑन व्हील्स वैन का अनावरण किया, जो बैंकिंग सेवाओं को बिना बैंक वाले गाँवों तक ले जाएगा। तो बैंक ऑन व्हील वैन का अनावरण किसने किया है? एचडीएफसी बैंक ने। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण हो सकता है यह। एचडीएफसी बैंक के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना अगस्त 1994 में हुई थी, 1994 में।
इसका मुख्यालय है मुंबई में। मुख्यालय याद रखें बैंक वाले में, खासकर बैंक के एग्जाम में तो प्रश्न आ ही जाते हैं। HDFC बैंक संपत्ति में भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक है। मार्केट कैप को पार करने वाला तीसरा बैंक बना SBI। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 5 लाख करोड़ के मार्केट कैप को पार करने वाला तीसरा बैंक बन गया। यहाँ 5 लाख होगा, तो 5 लाख रुपए का मार्केट कैप पार करने वाला तीसरा बैंक बन गया SBI। बहुत महत्वपूर्ण है SBI, से सभी क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय बैंक है, तो प्रश्न यहाँ से निकल कर कई बार आए हुए हैं। तो मार्केट कैप को पार 5 लाख रुपए मार्केट कैप को पार करने वाला तीसरा बैंक कौन बना? SBI। इससे पहले 2 और कौन कौन बैंक हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो पहले स्थान पर HDFC है, सबसे बड़ा बैंक है, और दूसरे स्थान पर ICICI बैंक है। अगर हम ऑल ओवर इंडिया बात करें सभी कंपनियों में, तो इस सूची में मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज करीब 17.5 लाख करोड़ के मार्केट कैप के साथ पहले स्थान पर है। वहीं टाटा ग्रुप की TCS 11.4 लाख करोड़ के साथ दूसरे नंबर पर भारत की कंपनी है। अब हम बात करेंगे, या इसको तो याद रखेंगे, ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, और वो भी याद कर लेंगे कि 5 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैप पार करने वाली तीसरी कंपनी कौन बनी? SBI। पहली HDFC है, बैंकों में बात करें तीसरी बैंक बनी है, पहली HDFC, दूसरा ICICI, तीसरा SBI बनी है, जिसने 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप पार कर लिया है। और अगर ओवरऑल देखा जाए मार्केट कैप के बारे में, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज 17.5 लाख करोड़ रुपए के साथ पहले स्थान पर है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया PCA फ्रेमवर्क से बाहर हो गया है। रिजर्व बैंक ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क के दायरे से बाहर कर दिया है। यह भी महत्वपूर्ण हो सकता है कि हाल ही में किस बैंक को PCA फ्रेमवर्क से बाहर कर दिया गया है। PCA मतलब प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया देश का एकमात्र सरकारी बैंक है जो पिछले 5 वर्षों से PCA के दायरे में था। इसे खराब वित्तीय प्रदर्शन की वजह से जून 2017 में PCA फ्रेमवर्क तहत लाया गया। तो इसके साथ क्या होता है, बैंकों की निगरानी शुरू कर दी जाती है RBI के द्वारा। बैंकों को PCA के दायरे में तब शामिल किया जाता है जब वो एक खराब वित्तीय प्रदर्शन की वजह से रिटर्न ऑन एसेट, मिनिमम कैपिटल और NPA से जुड़े रेगुलेटरी पैरामीटर्स को पूरा नहीं कर पाते। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क के बारे में बात करें तो यह RBI का एक फ्रेमवर्क है। RBI PCA के जरिए बैंकों की वित्तीय सेहत के पैमाने तय करता है। अगर कोई बैंक किसी बड़े वित्तीय संकट में है तब उन बैंकों पर RBI का PCA फ्रेमवर्क लागू हो जाता है, जिसमें बैंक पर तरह तरह के प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन भारत में 2002 से लागू है। याद रखेंगे कब से लागू है? 2002 से, फैक्ट है। आगे बात करेंगे अवैध लोन ऐप, ऐसे 36 आते रहते हैं। IBA की 75वीं वार्षिक बैठक, IBA इंडियन बैंक एसोसिएशन की 75वीं वार्षिक बैठक को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संबोधित किया। कहाँ पे हुई है? मुंबई में। तो भारतीय बैंक संघ की बैठक इस बार कहाँ हुई? मुंबई में। इतना याद रखेंगे बस। वेदांता और फॉक्सकॉन कंपनी के बीच एक समझौता हुआ है। क्या है? भारतीय समूह वेदांता और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र की कंपनी फॉक्सकॉन ने सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले FAB विनिर्माण इकाई लगाने के लिए गुजरात सरकार के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। सेमीकंडक्टर उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है, उसी सिलसिले में यह समझौता हुआ है। और गुजरात में अगर कंपनी लगेगी तो वहीं पे लगेगी। किसान क्रेडिट कार्ड डिजिटलीकरण कार्यक्रम, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की MD व CEO A मणिमेखले और कलेक्टर ऋषि गर्ग ने मध्य प्रदेश के हरदा जिले में किसान क्रेडिट कार्ड के डिजिटलाइजेशन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तो ये महत्वपूर्ण है MPPCS एग्जाम के लिए। MPPCS वाले इसको ध्यान दे लेंगे। कहाँ पे हुआ है? मध्य प्रदेश के हरदा जिले में। किसान क्रेडिट कार्ड सभी के लिए महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण योजना थी ये। तो देश के किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड KCC योजना का शुभारंभ किया। इसे PM किसान कार्ड योजना के नाम से जाना जाता है। यह योजना किसानों के लोन के रूप में अल्पकालिक औपचारिक क्रेडिट प्रदान करने के लिए नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की ओर से बनाया गया था। याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण योजना है किसान क्रेडिट कार्ड। 1998 में लॉन्च हुई। कुछ वन लाइनर समसामयिकी हैं। वेदांता समूह और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्र की कंपनी फॉक्सकॉन ने सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले FAB विनिर्माण इकाई लगाने के लिए किस राज्य के साथ सहमति पर हस्ताक्षर किए? तो गुजरात सरकार, बताया आपको पहले ही। इसी के साथ यहाँ भी समाप्त होता है।
योजना एवं कार्यक्रम पूरा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। बैंकिंग के कुछ टॉपिक भी इसमें सम्मिलित कर लिए गए थे। अंत में एक बात और कहना चाहेंगे, वीडियो को जो भी पहली बार देखा हो, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। धन्यवाद।